नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम भव्य मंगला है। मैं IATF क्वालिफाइड ऑटो हूँ। पिछले 18 सालों से ऑटोमोटिव सेक्टर में ऑपरेट कर रहा हूँ। एक और बेहतरीन टॉपिक में लेके आऊँ, क्या होता है OEE, ओवरऑल इक्विपमेंट इफेक्टिवनेस। वेल, इन जनरल जब हम मार्केट में जाते हैं, से फॉर एग्जांपल एक नया एयर कंडीशनर हम लेने जा रहे हैं, तो हम पता करते हैं इसकी वाटेज कितनी है, इसकी एफिशिएंसी कितनी है, स्टार रेटिंग कितनी है, कितनी कूलिंग देगा, कितने घंटे लगातार चला सकते हैं, कितनी इसकी लाइफ रहेगी, वगैरह वगैरह वगैरह। अगर आप देखें, कहीं ना कहीं नोइंगली एंड अननोइंगली हम OEE की बात ही कर रहे हैं उस पर्टिकुलर इक्विपमेंट के बारे में। एक्चुअली में जो वर्ड OEE आया, ये 1980s में एक सज्जन थे सेची नाकीजामा, जो जापान के थे, जो TPM की जर्नी के दौरान उन्होंने इस वर्ड को इंट्रोड्यूस किया था, और तब से सारी दुनिया में ये वर्ड बहुत ही पॉपुलर है। सो इस पर्टिकुलर वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ कि ये OEE होता क्या है, इसको कैलकुलेट कैसे करते हैं, इसका फॉर्मूला क्या है, और किस तरह से एक एग्जाम्पल से हम इसको अंडरस्टैंड करेंगे। देन 5 इंडस्ट्री के बहुत ही रेलेवेंट एंड इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस हैं, उसको हम डिस्कस करेंगे। क्या कर सकते हैं जिससे कि OEE को हम इम्प्रूव कर सकते हैं, एंड देन क्या इंडस्ट्री में चैलेंज हैं इसके बारे में। तो सबसे पहले शुरू करते हैं OEE के बारे में बात करने से। तो एक तरह का एक गोल्ड स्टैंडर्ड माना जाता है विद रिस्पेक्ट टू चेकिंग के मशीन की परफॉर्मेंस कैसी है, और इसके 3 की इंडिकेटर्स होते हैं: अवेलेबिलिटी, परफॉर्मेंस एंड क्वालिटी। और जब इन तीनों को हम मल्टीप्लाई करते हैं तो ओवरऑल हमें पता चलता है कि जो हमारी मशीन है वो उस तरीके से परफॉर्म कर रही है जैसे उसे एक्सपेक्टेड था या नहीं था। तो सबसे पहले बात करते हैं अवेलेबिलिटी की। जब हम अवेलेबिलिटी की बात करते हैं तो प्राइमरीली हमारा जो इंटेंट है वो इस बात को जानने का है कि ये जो भी हमने प्लान किया था रन टाइम और जो एक्चुअल प्रोडक्शन टाइम था उसमें क्या रिलेशनशिप आ रही है। जब हम रन टाइम की बात करते हैं तो हमारी बात होती है कि जो एक्चुअल टाइम था जिस समय प्रोडक्शन चली थी, और इसमें से हम माइनस कर देते हैं जो भी लाइन स्टॉपेज हुआ मशीन फेलियर के कारण, टूल फेलियर और बाकी सब कारणों से। और जब हम बात करते हैं प्लांट डाउन प्रोडक्शन टाइम का, तो हम बात करते हैं कि जो भी टोटल अवेलेबल टाइम था, से फॉर एग्जांपल 8 घंटे, 16 घंटे या 24 घंटे, और उसमें से जो भी हमने प्लानिंग की थी लंच और टी टाइम की, उसको हम माइनस कर देते हैं। तो उसके बाद हम अवेलेबिलिटी कैलकुलेट करते हैं, जिसमें हम बात करते हैं रन टाइम, और उसको डिवाइड करते हैं प्लांट प्रोडक्शन टाइम से, और उससे हमारा अवेलेबिलिटी निकलता है। जब हम बात करते हैं परफॉर्मेंस की, तो परफॉर्मेंस का मतलब ये है कि जो भी हमने प्लान किया था कि हमें इतने पीसेस प्रोड्यूस करने हैं, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में उतने ही पीस बने या उससे कम पीस बने, और अगर कम बने तो उसका क्या कारण था। मे बी जिस स्पीड से मशीन को चलना चाहिए था उससे नहीं चली, वो एक कारण हो सकता है। और इसका जो फार्मूला रहता है वो रहता है कि जो हमारा आइडियल साइकिल टाइम था और हमने जो टोटल पीस प्रोड्यूस किए और डिवाइड बाय जो टोटल टाइम था, उससे हम कैलकुलेट करते हैं परफॉर्मेंस। और जो तीसरा इंडिकेटर है वो है क्वालिटी। क्वालिटी में हम बात करते हैं कि जो भी हमें पीसेस प्रोड्यूस किए और जितने पीस ओके निकले और जितने पीस रिजेक्ट निकले, अक्सर हम बात करते हैं फर्स्ट टाइम यील्ड की या FTR फर्स्ट टाइम राइट की, वो हम बेसिकली देख रहे हैं क्वालिटी में। और उसका फॉर्मूला रहता है गुड काउंट डिवाइड बाय द टोटल काउंट, यानी कि टोटल गुड पीसेस कितने थे और टोटल जो पीस बने थे वो कितने थे, और उसके बेस पे हम डिसाइड करते हैं कि ये फार्मूला के हिसाब से क्या हमारा रहा। अब एक एग्जांपल लेके चलते हैं, कि रियल लाइफ एग्जांपल लेके चलते हैं, और उससे हम कैलकुलेट करते हैं कि OEE को हम कैसे कर सकते हैं। तो आप एग्जांपल मान के चलिए कि हमने मान लिया है कि एक शिफ्ट है जिसमें 8 घंटे यानी कि 480 मिनट काम होगा, उसमें 60 मिनट का ब्रेक है, डाउन टाइम 47 मिनट हुआ है, और 1 सेकंड में एक पीस उसका बनता है। जो टोटल पीस प्रोड्यूस हुए पूरी शिफ्ट के अंदर वो हुए 19,271, और जो टोटल पीस रिजेक्ट हुए वो है 423। तो ये एक बेस डाटा है, इसके बेस पे हम कैलकुलेट कर रहे हैं कि ओवरऑल हमारा रिजल्ट क्या रहा। तो जब हम अवेलेबिलिटी को कैलकुलेट करते हैं तो हमें पता है कि हमारा 480 मिनट था, ब्रेक टाइम 60 मिनट था, तो जो हमारा प्लान प्रोडक्शन टाइम आ गया वो आ गया 420 मिनट। जो डाउन टाइम था वो 47 मिनट था, तो हमारा जो रन टाइम आ गया वो प्लान प्रोडक्शन टाइम माइनस डाउन टाइम निकल के आ गया 373 मिनट। अब जो फार्मूला हम लगाएंगे अवेलेबिलिटी का, उसको हम लगाएंगे तो उससे हमारी जो अवेलेबिलिटी की परसेंटेज आती है वो आती है 88.81, 88.81% हमारा आउटपुट निकल के आ गया। अब हम बात करते हैं परफॉर्मेंस के बारे में। जब हम परफॉर्मेंस की बात करते हैं तो हमने ऑलरेडी डाटा निकाल रखा है कि 1 सेकंड में एक पीस बन जाता है। टोटल पीस बने थे 19,271, जो टोटल रन टाइम था वो था 373 मिनट। अगर हम परफॉर्मेंस का फॉर्मूला में उसे डाटा को डालेंगे तो ओवरऑल निकल के आएगा 86.11%, 86.11 ये हमारा आउटपुट निकल के आ गया।
अब तीसरे की बात करते हैं, क्वालिटी के बारे में। तो टोटल प्रोडक्शन हुआ था 19,271, जो रिजेक्ट पीसेस थे वो 423 थे, तो जो गुड पीसेस प्रोड्यूस्ड हुए वो हो गया 18,848। और अगर हम क्वालिटी के फार्मूला में डालेंगे तो परसेंटेज निकल के आएगी 97.80, 97.8 हमारी परसेंटेज निकल के आ गई। अब वही बहुत सिंपल है, हमें 3 फैक्टर जो हैं अवेलेबिलिटी, परफॉर्मेंस और क्वालिटी, इन तीनों को गुना करना है। ओवरऑल जो आउटपुट निकल के आएगी वो निकल के आएगी OEE, जो इस केस में निकल के आ रही है 74.79, 74.79 हमारी ओवरऑल आउटपुट निकल के आई विद रिस्पेक्ट टू OEE। तो ये एक तरीका है इसको कैलकुलेट करने का। अब इस बात को समझना बहुत ज़रूरी है कि ओवरऑल जो डाटा आना चाहिए था वो तो 100 आना चाहिए था, बट 100 की जगह काफ़ी कम आया। तो उसका कारण क्या है? तो प्राइमरली 6 जो मेन लॉसेस हैं वो कंट्रीब्यूट कर रहे हैं जिस कारण से ये नहीं हुआ, तो उसको अंडरस्टैंड करते हैं। और उन 6 लॉसेस को बाइफर्ट किया है 3 पार्ट में, अवेलेबिलिटी, परफॉर्मेंस और क्वालिटी में। तो जब हम अवेलेबिलिटी के परस्पेक्टिव से बात करते हैं, जो 2 मेन लॉसेस हैं वो हैं, एक तो अनप्लान्ड स्टॉप और दूसरा है प्लान्ड स्टॉप। 2 तरह के लॉस हो सकते हैं, और इसमें जो लॉसेस है वो इक्विपमेंट फेलियर के कारण है या सेटअप के कारण एडजस्टमेंट कर रहे हैं, उस कारण से ऐसा हो रहा है। जो हम दूसरी बात कर रहे हैं, बात है परफॉर्मेंस लॉस की। ये हैं जो भी स्मॉल स्टॉपेजेस बीच में होते हैं, या साइकिल जो मशीन की है उस हिसाब से नहीं चल रही जिस हिसाब से चलनी चाहिए, और ये हो सकता है कि मशीन की स्पीड कम है या मशीन बीच में आइडल है किसी भी कारण से, जिस कारण से ऐसा हो रहा है। और जो तीसरा है वो है क्वालिटी लॉस। ये हो सकता है विद रिस्पेक्ट टू कोई भी रिजेक्शंस हो रही हैं, या इनिशियली जब मशीन को सेटअप कर रहे हैं, से फॉर एग्जांपल मोल्डिंग मशीन को या किसी प्रेस शॉप को, वहाँ पे जो सेटअप की रिजेक्शन होती है वो हो सकती है। और इसका कारण हो सकता है जो प्रोसेस के डिफेक्ट हैं, और उस कारण से यील्ड भी कम होगी। और इन तीनों का जो आउटपुट निकल के आता है वो निकल के आता है OEE में। एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि OEE का डायरेक्ट रिलेशन कॉस्ट ऑफ पुअर क्वालिटी से भी है। तो जैसे जैसे OEE इंप्रूव होता है, कॉस्ट ऑफ पुअर क्वालिटी कम होता है, OEE कम होता है तो कॉस्ट ऑफ पुअर क्वालिटी बढ़ता भी है। अब बात करते हैं इंडस्ट्री के 5 जो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो अक्सर पूछे जाते हैं, उनको एक एक करके डिस्कस करते हैं। तो जो सबसे पहला क्वेश्चन है वो OEE के बारे में ये है कि जो OEE कैलकुलेट कर रहे हैं ये एक एफिशिएंसी इंडिकेटर है या इफेक्टिवनेस इंडिकेटर है। तो अगर आप डेफिनेशन में देखेंगे तो उसका आंसर आपको मिल जाएगा। ओवरऑल इक्विपमेंट इफेक्टिवनेस वर्ड आता है। अगर आप ISO 9000 2015 में जाएंगे तो इफेक्टिवनेस की डेफिनेशन है कि हमने क्या प्लान किया था और क्या एक्चुअल आया था। तो ये एक इफेक्टिवनेस इंडिकेटर है रादर देन एफिशिएंसी इंडिकेटर, जो अक्सर इंडस्ट्री में सोचा जाता है। जो दूसरा एक बहुत रेलेवेंट क्वेश्चन आता है कि OEE का टारगेट क्या हमारा सेम रहना चाहिए सारी कंपनी में, या वो डिफरेंट होना चाहिए। अब इसको एक एग्जांपल से समझते हैं और उसका आंसर हमें अपने आप मिल जाएगा। मान के चलिए कंपनी के अंदर 2 असेंबली लाइन है। एक असेंबली लाइन ऐसी है जिसके अंदर एक ही प्रोडक्ट चलता है 8 के 8 घंटे, और जो दूसरी असेंबली लाइन है उसमें 4 या 5 डिफरेंट प्रोडक्ट्स हैं जो चलते हैं, और बीच बीच में लाइन चेंज ओवर होता रहता है। अभी अगर लाइन नंबर 2 में बार बार लाइन चेंज ओवर होगा तो उससे जो लॉसेस होंगे, जो अवेलेबिलिटी रहेगी सर्टेनली वो कम रहने वाली है, जो स्टार्टअप में टाइम लगने वाला है वो भी लगने वाला है। तो ऐसे में क्या हम सेम टारगेट रख सकते हैं? और अगर हम सेम टारगेट रखते हैं तो क्या ये सही है? तो सही आंसर ये है कि हमें लाइन वाइज, प्रोडक्ट वाइज हमें डिसाइड करना है कि हमें OEE का टारगेट क्या रखना चाहिए, उसके बेसिस पे होगा। जो तीसरा बहुत रेलेवेंट क्वेश्चन आता है वो आता है कि जो OEE की हम जब बात करते हैं तो उसका टारगेट क्या होना चाहिए? क्या इंडस्ट्री में जो टारगेट चल रहा है वही हमें अपनी कंपनी में टारगेट रखना चाहिए? तो अगेन इसको समझने की कोशिश ये करनी चाहिए कि पहली बात, हर कंपनी का इसको कैलकुलेट करने का तरीका अलग है, गाइडलाइन अलग है। देन सेकेंडली, हर कंपनी के अंदर उनकी जो प्रोडक्ट मिक्स है, जिस तरीके से उनका प्रोसेस चल रहा है वो भी बहुत डिफरेंट है। तो अगर हम सेम टारगेट रखते हैं तो ये सही नहीं होगा। हमें रखना चाहिए अपने हिसाब से हमारी आज की क्या परफॉर्मेंस है, और फिर हमें बेंचमार्क करना चाहिए कि हम पिछले साल से इस बार क्या इंक्रीमेंटल इंप्रूवमेंट कर सकते हैं। उसके बेसिस पे हमें डिसाइड करना चाहिए कि कैसे करें। जो चौथा एक बहुत ही रेलेवेंट और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है कि जब हम OEE की बात करते हैं तो ये मशीन की परफॉर्मेंस बता रहा है या प्रोडक्टिविटी बता रहा है? तो जो उसका सही आंसर है, ये बात करता है इक्विपमेंट के परफॉर्मेंस के बारे में, ना कि प्रोडक्टिविटी के बारे में, जो अक्सर हम सोच लेते हैं। क्योंकि आप देखेंगे IATF 16949 स्टैंडर्ड में क्लॉज नंबर 8.5.1.5 में इसके बारे में बात की गई है, जो कि बात करता है जहाँ पे टोटल प्रोडक्टिव मेंटेनेंस के बारे में। सो प्राइमरली ये इक्विपमेंट की परफॉर्मेंस है रादर देन कि मैन्युफैक्चरिंग की प्रोडक्टिविटी के बारे में बात की जा रही है।
और जो पांचवा और एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो अक्सर पूछा जाता है कि क्या हमें टारगेट सिर्फ OEE का सेट करना चाहिए या अवेलेबिलिटी, परफॉर्मेंस और क्वालिटी का टारगेट भी सेट करना चाहिए। अब इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। नो एज्यूम कर लीजिए हमारा टारगेट है 90% का, राइट, और इंटरनली हमें इंफॉर्मेशन मिली है कि हमारी जो मशीन की अवेलेबिलिटी है वो 95% ज़रूर होनी चाहिए, हमारी जो परफॉर्मेंस है उसमें 2% से ज़्यादा लॉसेस नहीं होने चाहिए, और जो क्वालिटी है उसमें 1000 ppm से ज़्यादा रिजेक्शन नहीं होने चाहिए। अब अगर केस 1 में देखें जहाँ पे अवेलेबिलिटी और परफॉर्मेंस तो 100% है बट क्वालिटी का लेवल बहुत कम है, बट हम फिर भी OE का टारगेट मीट कर रहे हैं 90.25%, तो इसमें क्या हमने क्वालिटी के टारगेट को मीट किया इवन दो हमने OE को मीट किया। इसी तरह से दूसरा केस है जहाँ पे अवेलेबिलिटी का टारगेट और क्वालिटी का टारगेट तो मीट हो गया लेकिन परफॉर्मेंस का टारगेट 90% के आसपास आया, बट हमें सिर्फ परमिशन थी 2% लॉसेस की, तो कम से कम 8% का गैप आ गया। तो क्या ये अचीवमेंट है या नहीं है, इवन दो OE मिल गया। और इसी तरह से तीसरे केस में परफॉर्मेंस और क्वालिटी तो 100% थी बट अवेलेबिलिटी बहुत कम थी, बट OE तो फिर भी सेम आ रही है। तो ऐसे में क्या हम कह सकते हैं कि जो टारगेट हमारा OE का था वो सफिशेंट है और हमें कुछ और नहीं सोचना चाहिए? ये एक सोचने का विषय है। अब एक और अगला क्वेश्चन आता है कि क्या करें जिससे कि हम OE को इम्प्रूव कर सकते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि एक्चुअली में जो खेल शुरू होगा वो शुरू होगा जिस समय न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट में हम एक नई मशीन को परचेज़ करते हैं। तो उस समय क्या कोई क्रॉस फंक्शनल टीम इसको डिसाइड कर रही है कि कौन सी मशीन को परचेज़ करना है? वही एक्चुअली में एक इंडिकेटर मेंटेनेंस डिपार्टमेंट का है। तो क्या हम मेंटेनेंस के लोगों को भी इन्वॉल्व करेंगे इस क्रॉस फंक्शनल टीम में डिसाइड करने के लिए? देन तीसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है कि जिस समय हम कैलकुलेट करते हैं OE को, उस समय हम बात करते हैं परफॉर्मेंस, क्वालिटी एंड अवेलेबिलिटी की, और इसी तरह से न्यू डेवलपमेंट के टाइम में भी हमें कुछ इंटरनल टारगेट या कस्टमर से टारगेट मिलते हैं क्वालिटी, कॉस्ट एंड डिलीवरी QCD के। तो क्या उसको हम लिंक करके देखते हैं उस समय कि अगर कस्टमर ने हमें टारगेट 200 ppm का दिया है तो क्या मशीन उस क्वालिटी का आउटपुट दे पाएगी, या अगर हमें इंटरनल हमने कैलकुलेशन में लिया हुआ है कि हमारा जो डिलीवरी है वो कस्टमर को 100% रहेगा, तो क्या मशीन एक्चुअली में 24 घंटे या 16 घंटे जैसे हम डिज़ाइन कर रहे हैं चल पाएगी या नहीं चल पाएगी। और इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जिसको क्वेश्चन करके अंडरस्टैंड करना ज़रूरी है कि किस तरीके से इसको हम टेक केयर कर सकते हैं। अब लास्ट में बात करते हैं क्या इंडस्ट्री के चैलेंजेस हैं। तो जो पहला सबसे इंपॉर्टेंट चैलेंज है वो तो डाटा की क्वालिटी का है कि कितना जेन्युइन होता है डाटा जो हम एंटर करते हैं OE का। तो आप पाएंगे मेजॉरिटी ऑफ द केस में डाटा ही सही नहीं होता। जो दूसरा चैलेंज है वो है कि अगर मान लिया जाए डाटा ठीक भी है तो उस डाटा का हम क्या कर रहे हैं, क्या हम उसको एक्चुअली में एनालाइज कर रहे हैं और क्या उसके बेसिस पे एक्शन ले रहे हैं, या वो सिर्फ एक टेबल बना के, ग्राफ बना के हम खुश हैं उससे। और जो तीसरा और सबसे इंपॉर्टेंट चैलेंज है कि टॉप मैनेजमेंट का क्या रोल है विद रिस्पेक्ट टू OE के डाटा की। क्या वो इसको अंडरस्टैंड कर रहे हैं, क्या वो आज कुछ एक्शन ले रहे हैं, या फ्यूचर में जो मशीन हम लेने वाले हैं वहाँ पर हम कुछ एक्शन लेने वाले हैं जिससे कि इसको हम इम्प्रूव कर सकें। सो अगर मैं समरी करूँ, प्राइमरीली मैंने बात की OE क्या होता है, कैसे इसे कैलकुलेट करते हैं, एक एग्जाम्पल से हमने इसको डिस्कस किया। देन क्या 5 की क्वेश्चन जो अक्सर इंडस्ट्री में पूछे जाते हैं, किस तरीके से हम OE को इम्प्रूव कर सकते हैं, और क्या इंडस्ट्री के चैलेंजेस हैं विद रिस्पेक्ट टू OE। मेरा जो अगला वीडियो रहेगा वो रहेगा विद रिस्पेक्ट टू कॉम्पिटेंसी मैपिंग। रेगुलरली बहुत सारे फीडबैक आ रहे हैं आपके और हेल्प कर रहे हैं अंडरस्टैंड करने के लिए आपकी क्या एक्सपेक्टेशन है। सो प्लीज़ उसको आप कंटिन्यू रखिए। और अगर इस पर्टिकुलर वीडियो को आप और डिटेल में जानना और समझना चाहते हो तो नीचे आपको एक लिंक मिलेगा, उसे आप क्लिक करेंगे तो आपको एक ब्लॉग दिखेगा, वहाँ और डिटेल में आपको जानकारी मिलेगी इस पर्टिकुलर वीडियो के बारे में। अगर आपको लगता है कि इस तरह के वीडियोज़ और ब्लॉग यूज़फुल है और हेल्प कर रहे हैं आपको, तो अपने फ्रेंड्स एंड कोलीग से शेयर कर सकते हैं और मेरे YouTube चैनल और मेरी वेबसाइट bhavyamangla.com को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। धन्यवाद।